Welcome. All right, shall we start, Sheetal, then? We have the screen and it Yep. starts with second paragraph that says, इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के। ओके। और इंग्लिश में ये कौन से सेंटेंस से है? आई एम जस्ट कीप हाँ, अ I'll tell you मैच। that. It says, in this storied vale, one finds an epitome of... मिल गया मिल गया। Okay, ठीक है। yeah. ओके। आई एम ऑडिबल ना? Yes, you are. इस सीढ़ीदार घाटी में पृथ्वी के हर प्रकार के सौंदर्य का सार दृष्टिगोचर होता है। कश्मीर रूपी सुंदरी ने पर्वतों का मुकुट पहना है, गले में झीलों की माला और पांव में पुष्प पादुकाएं पहनी हैं। मतलब एक इंसान की तरह ही पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया कि सर से लेके पांव तक कश्मीर को यहाँ पे जो वर्णन दिया है मुकुंद जी ने, वो बता रहे हैं कि पर्वतों का मुकुट, सो ऑल द हिमालयाज एंड वो सारे मुकुट बता दिए, और जितनी झीलें हैं वो पांव में पुष्प पादुकाएं, जैसे कि फूलों की पादुकाएं बनी होती है ना, तो झीलों के आसपास भी बहुत फूल खिले होते हैं, तो उस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। बाद के वर्षों में अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे हिंट दिया है कि बाद में वो बहुत सारी कंट्रीज घूमे, बहुत सारे देशों की यात्रा की, मगर कश्मीर का कंपैरिजन नहीं मिला उन्हें। इट वाज सपोज टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग ऑन ऑन दिस अर्थ। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया कि कश्मीर को संसार का सर्वाधिक सुंदर प्रदेश क्यों कहा जाता है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड के लॉन्च लॉमेंट झील तथा इंग्लैंड की अति सुंदर झीलों की कुछ झांकियां यहाँ मिल जाती हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जितनी ये बाकी नाम इन्होंने गिनाए हैं, ये सारे अपने आप में बहुत ही फेमस पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, पर उनका भी इनको इसमें झलक मिलती है। मतलब अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ के पहाड़ स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के साथ मेल खाते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा कोई कोई और स्थान ही नहीं है जहां इन सारी चीजों की झलकियां मिले, मगर कश्मीर में उनको सारी जगहों की झलकियां मिलती हैं। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे उन सबकी झांकियां मिल जाती हैं। कश्मीर की यात्रा पर आए अमेरिकी यात्रियों को यहाँ अलास्का की अक्लुषित उबड़ खाबड़ सौंदर्य की और डेनवर के पास स्थित पाइक्स पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाएगा। अभी भी उनके दिमाग में वो कंपैरिजन चल रहा है कि इतनी सारी जगहों पे अलग अलग चीजों का जो है उनको कंपैरिजन कश्मीर में ही मिल रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य स्पर्धा में पहला पुरस्कार मैं या तो मेक्सिको के जोकिमिल्को के शानदार दृश्य को दूंगा, या वो खुद को ही अपने मन से ही रेटिंग दे रहे हैं। इन सारी सीनिक ब्यूटीज को खुद ही रेटिंग दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये इतनी ब्यूटीफुल सीनरी है, अगर मुझे पहला पुरस्कार देना होगा तो मैं मेक्सिको के जोकिमिल्को को दूंगा, जहाँ पे बहुत यहाँ आकाश, पर्वत और पॉपुलर वृक्ष पानी की असंख्य धाराओं में अटखेलियां करती मछलियों के बीच प्रतिबिंबित होते हैं। मतलब पानी भी बह रहा है और पर्वत भी सामने है, पर्वतों का प्रतिबिंब यानी कि इमेज उस पानी में दिख रहा है, वहीं पे मछलियां खेल रही हैं, अटखेलियां कर रही हैं। तो पूरा वर्णन, पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि या फिर कश्मीर की झीलों को दूंगा जो हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित, ये लाइन बड़ी क्यूट है, हिमालय के कठोर पहरे में सुरक्षित सुंदरियों के समान लगती है। मतलब कश्मीर की जो झीलें हैं वो ऐसी है जैसे आपको आसपास से सिक्योरिटी गार्ड मिल गए हो हिमालय के पर्वत के फॉर्म में। और ये दो स्थान मेरी स्मृति में पृथ्वी पर सबसे सुंदर स्थलों के रूप में उभर आते हैं। उनको दो मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिल रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं कि यही दो बेस्ट सो फार आई फील कि इस प्लेनेट पे हैं। फिर भी जब मैंने येलोस्टन नेशनल पार्क, कोलोराडो के ग्रैंड कैनियन और अलास्का का सौंदर्य देखा तो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। तो वो किसी भी चीज को डिसरिगार्ड नहीं कर रहे, वो ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, मगर जब अलास्का जाता हूं तो मुझे वो भी अच्छा लगता है, वहां पे भी चीजें बहुत सुंदर है। और जब मैं ग्रैंड कैनियन जाता हूँ तो वो भी अपने आप में मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। ग्रैंड कैनियन के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें मतलब व्हाई इज इट सच एन अट्रैक्शन, इज बिकॉज वहां पे कहते हैं कि 250
बिलियन पुराने पहाड़ों के एक श्रृंखला के आगे 1.2 बिलियन साल पुराने पहाड़ों की श्रृंखला चल रही है, लेकिन उनके बीच में क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो अगर आप गूगल करेंगे ग्रैंड कैनियन के बारे में तो आपको पता चलेगा व्हाई इट इज सच अ टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इतना फेमस और पॉपुलर क्यों है। तो कह रहे हैं येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क में भी बहुत सारे अभी आगे आएगा कि वहाँ क्या फेमस है। तो कह रहे हैं येलोस्टोन पार्क और ग्रैंड कैनियंस दोनों ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। येलोस्टोन पार्क पृथ्वी पर शायद एकमेव प्रदेश है जहां घड़ी की सी नियमितता से गर्म जल के फुव्वारे फूटकर हवा में ऊंचे उठते रहते हैं। घड़ी जैसे मतलब आपको हॉट स्प्रिंग अगर मणिकरण का याद होगा तो वहां पानी बह रहा है, गर्म पानी नीचे की तरफ ही बह रहा है। बहुत हॉट स्प्रिंग्स है नीचे ही, मनाली के पास जो मणिकरण है वहां पे हॉट स्प्रिंग है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया है कि वो फुहारे फूट फूट कर हवा में उछलते हैं, बिल्कुल गीजर की तरह। सो इस ज्वालामुखीय क्षेत्र में प्रकृति ने आज भी आरंभिक सृष्टि का नमूना रख छोड़ा है। हाउ द वर्ल्ड वुड हैव स्टार्टेड, आरंभिक सृष्टि मतलब चीजें फूट फूट के नई क्रिएट हो रही होंगी। ज्वालामुखी फट रहा होगा तो कहीं कुछ क्रिएट भी कर रहा होगा, कुछ मेल्ट हो रहा होगा, कुछ क्रिएट हो रहा होगा। तो ये रिलेट कर रहे हैं कि ये सारा प्रकृति जो है ना हमें स्टार्टिंग की भी ओर इशारा कर रहा है। जब आप प्रकृति की तरफ जुड़े रहते हैं तो आपको उसमें सिर्फ डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्ट, मतलब सिर्फ तो नहीं बोलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों साथ साथ दिखते हैं, यानी कि क्रिएशन भी दिखता है और डिमोलिशन भी दिखता है। तो वो चीज यहाँ पे इनको फील हो रही है। गंधमय गर्म जल के झरने, दूधिया और इंद्रनील वर्ण के जलाशय, उग्र गर्म फव्वारे, यहाँ वो गीजर लाइक फव्वारों की भी बात हो रही है, इंद्रनील वर्ण के जलाशय, मुक्त रूप से विचरण करते भालू भेड़िए। स्क्रॉल करिए तुषार। नेक्स्ट पेज। नो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट बालू भेड़िए के बाद। लास्ट लाइन है ये, हाँ, अच्छा। कैन यू सी दैट? जंगली भैंसे और अनेक प्रकार। इज दैट विजिबल? नो, मैं दोबारा शेयर करती वी हूँ। वी कनेक्ट करो। वो मुझे सो लगता है बेसिकली, या नहीं नहीं, कर लो आप कनेक्ट। आई हैव शेयर्ड, आई ओपल एंड कर दिया। सफायर, वो जो इंद्रनील बता रहे हैं ना यहाँ पे, ओपल एंड सफायर पूल्स इंग्लिश में दिया है, एंड हॉट सल्फरस स्प्रिंग्स, इट्स बियर्स एंड वाइल्ड क्रीचर्स, भालू भेड़िए की जहां बात आ रही थी। वेयर इज इट? अच्छा, ऊपर ही है। भालू भेड़िए, जंगली भैंसे और अनेक प्रकार के अन्य जंगली पशु। तो ये पूरा जो वहां का नेशनल पार्क है, ग्रैंड कैनियन का नेशनल पार्क और येलोस्टोन का जो नेशनल पार्क है, दो नेशनल पार्क के यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस आ रहे हैं। वयोमिंग के बुदबुदाते गर्म कीचड़ के डेविल्स पेंट पॉइंट और की ओर कार से जाते समय रास्ते के किनारों पर कलकल निनान करते झरने, गर्म जल के फव्वारे और बाष्पमय फुव्वारे देखकर मेरे मन में यह विचार अवश्य आया कि येलोस्टोन को एकमेव द्वितीयता के लिए विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए, विच इज मीनिंग यूनिकनेस, कि येलोस्टोन डिजर्व्स अ स्पेशल प्राइज फॉर यूनिकनेस। तो वहां पे जितना भी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि फाउंटेन्स हैं, वेपर्स हैं, गार्गल करते हुए बुदबुदाते गर्म कीचड़ मतलब गार्गल करते हुए स्प्रिंग्स, मतलब ऐसा लग रहा है कि गरारे कर रहे हो, ऐसी आवाजें आ रही हैं। और ये डेविल्स पेंट पॉट नाम से मशहूर है। फिर भी वो कहते हैं कि येलोस्टोन को डिजर्व करता है कि एक विशेष पुरस्कार मिलना चाहिए, दैट दिस इज द मोस्ट यूनिक प्लेस दैट ही हैज एवर विजिटेड, जो उनको लगता है कि इसके जैसा यूनिक कुछ नहीं है, अद्भुत कुछ नहीं है। अपने आप में जैसे कहते हैं ना, उसकी इंडिविजुअलिटी अपने आप में इकलौती है और कोई उसके जैसा नहीं है, उसके समान नहीं है। आगे बोल रहे हैं कैलिफोर्निया के योसेमिट पार्क में अत्यंत पुराने अतुंग सिकाइया, यानी कि देवदार जाति के अति ऊंचे बढ़ने वाले पेड़, जो आकाश में दूर तक उठे भीमकाय स्तंभों में की भांति दिखते हैं, दिव्य कौशल से निर्मित हरे
प्राकृतिक मंदिर हैं। अ, मैं इसको इंग्लिश में भी लेती हूँ। द एंशियंट मेजेस्टिक रेडवुड्स ऑफ योसमाइट। तो यहाँ पे जो जो वुड्स की बात हो रही है वो रेडवुड है एक्चुअली, स्ट्रेचिंग देयर ह्यूज कॉलम्स फार इनटू द अनफैथमेबल स्काई। मतलब वो विशाल स्काई जिसका आप अ, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय है। एंड ग्रीन नेचुरल कैथेड्रल्स डिजाइन विद स्किल डिवाइन। किसी डिवाइन शक्ति द्वारा ये निर्मित है, यहाँ लिखा ना दिव्य कौशल से निर्मित हरे प्राकृतिक मंदिर। हरे प्राकृतिक मंदिर यानी कि ग्रीन कलर के जो कैथेड्रल्स थे। आगे बता रहे हैं, पर्वतीय देशों में यूं तो पर्वतीय देशों में भी अनेक सुंदर सुंदर जलप्रपात हैं, परंतु इनमें से एक भी न्यूयॉर्क राज्य में कनाडा की सीमा पर स्थित नायग्रा जलप्रपात के सौंदर्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो कह रहे बहुत सारे ऐसे आपको वाटरफॉल्स मिल जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जो बहुत सुंदर है, लेकिन नायग्रा फॉल्स का फिर भी कोई मुकाबला नहीं है, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और केंटकी के अति विशालकाय मैमथ गुफा और न्यू मेक्सिको की भूमिगत स्थित अत्यंत विशाल गुफा कॉल्सबार्ड केवर्न्स तो विचित्रताओं से भरपूर परिदेश ही है। सो मेनी नेम्स ही इज गिविंग। वो बहुत सारी जगह घूमे हैं, बहुत सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और हर चीज की उतनी खूबसूरती से तारीफ कर रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि वहां पे उनका ध्यान किस चीज पे गया। किसी के पेड़ों पे गया, किसी के झरने पे गया, किसी की दीवारों पे गया, किसी की फूलों पे गया, और किसी के कलर्स का भी वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि इंद्रनील जैसा, सफायर एंड ऑपल कलर। तो बहुत ही इससे पता चलता है कि उनकी विजुअल मेमोरी कितने अच्छे ढंग से उन्होंने यहाँ शब्दों में उतारी है कि आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हो उन उन सारे सीन्स को। आगे, इन गुफाओं में इन गुफाओं की छतों से लटकते बर्फ के मीनारों के समान दिखते पत्थर के सुओं का प्रतिबिंब नीचे भूगर्भस्थ जल में पड़ता है। अगेन, भूगर्भस्थ मतलब जो अंडर द वाटर या अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड जो वाटर्स है, उन अंडरग्राउंड वाटर्स में जो केव्स हैं, वो hanging from cave ceilings and mirrored in underground waters present a glimpse of other worlds as fancied by man। इंसान मतलब यहाँ लिखा है ना, ये दृश्य परलोकों के मानव की कल्पना की झांकी प्रस्तुत करता है। अगर कोई इंसान, अगर कोई मानव एक परलोक की कल्पना करे, हेवन लाइक कोई चीज इमेजिन करे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उनको नजर आ रही हैं कि इसके अलावा क्या होगा ना हेवन, जहाँ पे झरने भी बह रहे हैं, जहाँ नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ है, फूल है, पौधे हैं, पेड़ हैं। कभी गर्म पानी के झरनों की बात हो रही है, कभी बर्फीले पहाड़ों की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि एक इंसान की कल्पना की झांकी है ये, इमेजिनेशन इन द फिजिकल फॉर्म। मतलब अगर हम सिर्फ इमेजिन ही कर ले तो इतना सुंदर हम शायद इमेजिन भी ना कर पाए जितना सुंदर वहां फिजिकली दिख रहा है उन्हें। अपने सौंदर्य के लिए जगत विख्यात कश्मीरियों में से अनेक लोग यूरोपियनों के समान ही गोरे हैं। उनको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जितने कश्मीरी लोग होते हैं, दे आर एज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन लाइक यूरोपियंस। उनका कॉम्प्लेक्शन भी वैसा है और उनका नाक नक्शा तथा शरीर का गठन भी उन्हीं के समान है। अनेक लोग नीली आंखों के भी हैं और सुनहरे बालों के भी हैं। थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का या लाइट उनका हेयर टेक्सचर आपको मिलेगा, कलर मिलेगा। आईज भी आपको कश्मीरियों की काफी हद तक लाइट दिखेंगी, जो कि यूरोपियन से रिजेंबल करती है। तो पाश्चात्य पोशाक में ये लोग ठेठ अमेरिकनों की तरह दिखते हैं। मतलब अगर वो वेस्टर्न क्लोथिंग में आ जाएं कश्मीरी, तो बहुत रेयरली मतलब आप जज कर पाएंगे कि ये वेस्टर्न बंदा है या कश्मीरी बंदा है। तो कह रहे हैं वो साक्षात मतलब अमेरिकन ही लगेंगे। हिमालय की ठंड उनका सूर्य के उत्ताप से बचाव करती है। अब सन तो बहुत तेज होता है वहां पे भी, लेकिन जो हिमालय की ठंडक है उससे उनको सन सन की जो रेज है, यूवी रेज से प्रोटेक्शन भी मिलती है। एंड इस प्रकार उनके गौर वर्ण की रक्षा करती है, यानी कि उनके फेयर कॉम्प्लेक्शन को वो ठंडक ही प्रोटेक्ट कर रही है। वरना सन की जो यूवी रेज है वहां पे बहुत, क्योंकि इतना पोल्यूशन नहीं है पहाड़ों में, आप जाओ तो सनलाइट भी कई बार डैमेजिंग हो जाती है, बट उनको वहां का जो कूल एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो उनकी स्किन टोन को प्रोटेक्ट करता है।
और भारत में हम जैसे जैसे दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे 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 लोगों का रंग अधिकाधिक काला दिखाई देने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ दिया है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की तरफ, एज वी प्रोग्रेस हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता चला जाता है। ऑब्वियसली क्योंकि ठंडक कम होती रहती है एंड इक्वेटर की वजह से और ट्रॉपिक्स की वजह से। सो अभी तक ये कंटिन्यूएशन में डिस्क्राइब ही कर रहे हैं जो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो अपनी ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं अपने सौंदर्य के लिए। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया। कश्मीर में कुछ सप्ताह सुखपूर्वक बिताने के पश्चात मुझे बंगाल लौटने की तैयारी करने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि श्रीरामपुर कॉलेज का नया सत्र शुरू हो रहा था। एक्चुअली उनका नेक्स्ट टर्म आ गया था और उनको कॉलेज वापस जाना था। तो कॉलेज वापस जाने के लिए उनको तो वापस जाने की तैयारी करनी पड़ी। और आगे हम पढ़ेंगे कि उनके जो साथ में नया कनाई और सत्र ऑडी थे। आरंभ होने वाला था। हम्म, ये कंटिन्यूएशन में नया सत्र आरंभ होने वाला था, राइट। तो उनका तो नेक्स्ट टर्म कंटिन्यू होने वाला था कॉलेज का, तो उनको वापस जाना जरूरी था। मगर श्री युक्तेश्वर जी, कनाई और ऑडी कुछ दिन और श्रीनगर में रुकने वाले थे। अब वहां से मेरे प्रस्थान के कुछ समय पहले, ये थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहा है और वी नीड टू पे अटेंशन हियर। वहां से मेरे प्रस्थान से कुछ समय पहले गुरुदेव ने संकेत दिया कि कश्मीर में उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। और ये सुन के, मतलब अगर वो संकेत भी दे रहे हैं, मतलब योगी जी के, परमानंद योगनंदा जी के ऊपर क्या बीत रही होगी जब कोई उन्हें उनके सिग्नल नहीं मिल जाते थे। जब वो ट्रेन वाले एपिसोड में भी, जो चैप्टर में हमने पढ़ा, कि वो टेलीपैथी से भी कनेक्ट होते थे कि भाई 9:30 बजे नहीं, 10 बजे ट्रेन आएगी, पहुंच जाना, वगैरह वगैरह। तो उनको संकेत तो मिलते ही थे, प्लस वो प्रत्यक्ष भी सामने आ गए, एक तरह से क्लोन होके वहां पहुंच गए और फिर वहां से वापस हो गए। सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिए। तो ये इनके लिए कोई नया एक्सपीरियंस नहीं था कि उनको इंडिकेशन मिल रहा है उनसे, वो हिंट दे रहे हैं कि मेरी मेरी यहाँ तबीयत खराब होने वाली है तुम्हारे जाने के बाद। तो अब वो क्या कह रहे हैं, गुरुदेव, परंतु आप तो पूर्णतः स्वस्थ लग रहे हैं। मैंने कहा, ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं। अब वो बोल रहे हैं, ऐसी भी संभावना है कि मैं इस संसार से ही उठ जाऊं। गुरु जी, उनके चरणों में गिरकर मैं गिड़गिड़ाने लगा। कोई और शब्द समझ ही नहीं आया। गुरु जी बोलते ही वो उनके पांव पकड़ लिए उन्होंने। कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूं। अब देखिए स्टोरी को कैसे ट्विस्ट किया। अभी तक कितनी नेचर की और ब्यूटी के बारे में बात करते करते अचानक से ये जो स्विच हुआ है कहानी में, ये हमें कहीं ना कहीं ये सीख भी देता है कि चीजें एक जैसी नहीं रहती। जैसे एक व्हील की तरह पहिया पलटता है, वक्त का पहिया पलटता है, और यहाँ भी पलटा। अभी तक वो जिन चीजों के बारे में सोच रहे थे, देख रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, उसी वक्त अचानक से, व्हेन थिंग्स गो अप दे कम डाउन, दे गो अप दे कम डाउन। तो लय जो है ना, ये जीवन है। अगर हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, कहते हैं ना, दैट दैट डिफाइंस डेथ। तो यहाँ पे भी वो उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं बहुत खूबसूरती से इस चैप्टर में, कि अभी तक तो वो सारी चीजों की बातें कर रहे थे, अचानक से जब बात आई कि उनमें वापस जाना है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड जो उन्होंने जीवन में नहीं सोचा था, कि अचानक से इस दौर में, इस मौके पे गुरुजी कहेंगे कि ये संभावना है कि मैं संसार से ही उठ जाऊं। कृपा करके वचन दीजिए कि आप अभी देह त्याग नहीं करेंगे। मैं अभी आपके बिना चल सकने के लिए तैयार नहीं हूं। वैसे तो कभी भी कोई डिसाइपल प्रिपेयर्ड नहीं होता गुरु के बगैर आगे चलने का। यू ऑलवेज नीड अ मेंटर। और उन्हें भी लग रहा था कि इट्स नॉट द राइट टाइम कि मैं अकेला इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ इस जर्नी में। पर ऑल द मोर एक इंट्यूशन भी होती है, उनको लग रहा था। तो एक्चुअली में ही फेल्ट कि देर इज मोर दैट ही नीड्स टू लर्न फ्रॉम हिम। और अभी उनको उनके बगैर जीना नहीं आता। मुझे आपकी जरूरत है, यहाँ वो बात आ रही है। श्री युक्तेश्वर जी चुप रहे, परंतु मेरी ओर देखकर इतनी अनुकंपा के साथ मुस्कुराए कि मैं आश्वस्त हो गया। तो उनके कंपैशन भरी मुस्कुराहट में वो अश्योरेंस थी, वो आश्वासन था। उन्हें लगा कि ये मेरी बात मानेंगे। अनिच्छा पूर्वक ही
मैं वहां से चल पड़ा। अब इतनी बड़ी बात सुनकर इच्छा तो हो नहीं सकती वापस जाने की, पर अनिच्छा पूर्वक ही वो वहां से चल पड़े। गुरुदेव अस्वस्थ, स्थिति अत्यंत नाजुक। टेलीग्राम जो होते थे ना बहुत छोटे होते थे, 4 वर्ड्स में टेलीग्राम आ रहा है, ऑडी का यह तार मुझे श्रीरामपुर लौटने की थोड़ी ही बाद मिला। ये श्रीरामपुर लौट चुके थे कॉलेज के लिए, और कुछ ही दिनों बाद ऑडी और कनाई जो वहां रह गए थे उनमें से ऑडी ने इनको तार भेजा, यानी कि टेलीग्राम किया। 5 वर्ड लिखे हैं कि गुरुदेव अस्वस्थ है, स्थिति अत्यंत नाजुक है, ही इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन एंड ही इज अनवेल। दुख और संताप के अतिरिक्त दुख और संताप के अतिरेक में मैंने तुरंत गुरुदेव को तार भेजा। गुरुदेव, मैंने आपसे देह त्याग न करने का वचन मांगा था, कृपा करके शरीर मत छोड़िए, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। अब ये धमकी भरा तार है। उन्होंने एक तार भेजा, अपना मैसेज भेजा कि डोंट डू दिस, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, अगर आप गए मैं भी चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक धमकी छुपी थी, और वो जानते थे कि योगी जी की यात्रा कुछ करने के लिए यहाँ उन्होंने जन्म लिया है, उनका इस तरह से चले जाना, पर्पस पूरा किए बगैर जाना सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी धमकी कामयाब होनी चाहिए थी। देखते हैं आगे। वो कहते हैं तथास्तु। यह गुरुदेव का कश्मीर से जवाब था। अब ये कैसा जवाब था? ये वायरलेसली चल रहा है, ये एक्चुअली टेलीग्राम नहीं है। ये उन्होंने इंग्लिश में दिया है कि वायर, उन्होंने वायर मैसेज भेजा, मीन्स एक तरह से टेलीपैथिकली कनेक्ट हुए कि डोंट डू दिस वरना मैं भी जा रहा हूं। और उन्होंने कहा एज यू से, सो बी इट, जैसे कहते हैं तथास्तु। कुछ ही दिनों में ऑडी का एक पत्र आया, अवतार आया, पत्र आया, बेसिकली लेटर आया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गुरुदेव स्वस्थ हो गए हैं। अगले पखवाड़े में जब गुरुदेव श्रीरामपुर वापस आए तो उनका आकार में आधा हुआ शरीर देखकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। अब जब इतने टाइम बाद वो मिले, वो वापस श्रीरामपुर आए, ही वॉज हाफ इन हिज वेट, ऑलमोस्ट हाफ, मतलब उनका शरीर आधा हो चुका था। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए यह, अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट, श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों के लिए अच्छी बात यह थी कि श्री युक्तेश्वर जी ने कश्मीर में अपने भीषण ज्वर की अग्नि में उनके अनेक पापों को जला डाला था। वर्थ नोटिंग कि जब एक गुरु को फीवर आ रहा है और वो उस फीवर से रिकवर कर रहे हैं, उस फीवर में उन्होंने अपने शिष्यों के, अपने डिसाइपल्स के, अपने फॉलोअर्स के पापों को जला के खत्म किया है, भस्म किया है। तो ये एक किस्म की प्रक्रिया होती थी योगियों की कि वो किसी का प्रॉब्लम अपने ऊपर लेके उसे अपने सैक्रिफाइस कह लो या अपनी शक्ति कह लो या अपने प्रताप से उस चीज का नष्ट करना उनको आता था, जो कि आगे चैप्टर में बताया गया। उच्च कोटि के योगियों को एक शरीर से रोग निकालकर अपने शरीर में ले लेने की आदि भौतिक तरीके का ज्ञान होता था। उच्च कोटि के योगी, जो हाई लेवल के जो योगीज होंगे, दे हैव दिस नॉलेज, दे हैव दिस स्किल एंड पावर कि वो सामने वाले रोगी का रोग भी अपने ऊपर ले ले और फिर अपने तरीके से नाश करे उसका, ऑलवाइटी को दे, किसी व्हाइट लाइट को दे, जैसे भी दे उसको रिलीज कर दे। बलवान मनुष्य भारी वजन ढोने में कमजोर मनुष्य की सहायता कर सकता है। आप सोचो कि अगर आप हेल्थी हो, आप वजन में हट्टे कट्टे हो, और कोई कमजोर बंदा बहुत बर्डन या अटैची या कोई भार लेके जा रहा है या कोई भी भारी चीज उठा रहा है, एक हेल्दी बंदा कहता है ना कि यार तुझसे नहीं होगा, ला मैं तुम्हारा भार उठा लूं। तो एक बलवान पुरुष जिस तरह से किसी का भार उठा सकता है, उसी प्रकार, बहुत अच्छा मेटाफोर यहाँ पे एनोलॉजी दिया है कि उसी प्रकार आध्यात्मिक महामानव अपने शिष्यों, सिमिलर एनोलॉजी यहाँ पे आ रही है कि उसी तरह से आध्यात्म में जो हाईली एलिवेटेड बंदा होगा वो अपने शिष्यों का भार उठा लेगा। भार किस चीज का? उनके कर्मों का। जो उनके कर्म हैं वो उनके कर्मों का भार, हाँ वही वर्ड आया कि उनके शिष्यों के कर्म भार को कुछ हिस्सों, कर्म भार के कुछ हिस्से, पूरा तो नहीं, बट गुरु है, कुछ हिस्सा तो उनका हल्का कर ही सकता है। सारा भार उठा लेंगे तो उनके कर्मों का उनको जीने को ही नहीं मिलेगा, फिर तो हम सब गुरु पकड़ ले और अपने कर्मों से मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। तो आपको अपने कर्मों का कुछ भार अगर आपका गुरु उठा रहा है तो आपके ऊपर सोचो उनकी कितनी कृपा है। तो उन्होंने अपने शिष्यों के कर्म भार के कुछ हिस्सों को अपने ऊपर लेकर
उनके शारीरिक और मानसिक कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकते हैं। तो जितने आध्यात्मिकली एलिवेटेड लोग होते हैं ना, हाईली एलिवेटेड, वो उनका शारीरिक यानी कि फिजिकल और मेंटल लेवल पर उनके कष्टों को न्यूनतम स्तर तक कम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं या मिनिमल कर सकते हैं। ऐसी शक्ति उन लोगों में होती है। जिस प्रकार धनाढ्य मनुष्य अपने अपव्ययी पुत्रों के भारी कर्जों को चुकाने के लिए अपने धन के कुछ हिस्सों का त्याग कर उसे उसकी गलतियों के भीषण परिणामों से बचा लेता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य संपदा के कुछ हिस्सों को तिलांजलि दे देता है। कोई एक बड़े बाप का बच्चा बिगड़ जाए और सारे गलत कामों में कहीं फंस जाए तो वो पैसे वाला बाप क्या करेगा? अपने पैसे का प्रयोग करेगा कि इस बच्चे को उस कष्ट से बचा लूं। कोई प्रॉब्लम आ गई है, कहीं कोई केस बन गया है, कोई कोई फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल पुलिस केस हो गया, या कोई लॉयर का कोई टंटा हो गया, कुछ भी हो गया, एनीथिंग, या कोई अब्यूज हो गया। जब कोई बेटा इतनी कोई गलत काम में फंसे जहां पैसा हेल्प करके उनको निकाल सकता है, तो एक रिच फादर बिल्कुल बिना सोचे समझे अपनी संपत्ति में से वो जो पोर्शन है ना अपने बच्चे को बचाने के लिए यूज कर लेगा। तो उसके परिणामों से उसे बचा लेगा, जो उसने गलत काम किए उसके परिणामों से बचा लेगा, यानी कि परिणाम उसको भुगतना पड़ता, हो सकता है उसे कुछ महीनों की जेल हो जाती, मान लो एक्सीडेंट करके भाग गया, तो परिणामों से बचाने के लिए वो अपने पैसों का जैसे इस्तेमाल करता है ना, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्यों को दुर्गति से बचाने के लिए, कि ठीक है तुमने गलत काम किए मगर अब तुम मेरी शरण में हो, मगर तुम पश्चाताप की राह पे आ गए हो, या तुम नेकी के रास्ते पे चलना चाह रहे हो, तभी गुरु मिला है ना, वरना क्यों मिलता, वरना रहते उसी में। तो उस चीज से उनकी दुर्गति को कम करने के लिए अपनी स्वास्थ्य और संपदा के कुछ हिस्सों को भी वो सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो कितनी खूबसूरत बात है कि गुरु का होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कि वो आपके हिस्से का कर्म भी जी लेते हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात है कि वो आपके हिस्से का कम कर रहे हैं, और साथ में तिलांजलि दे डाली, मीन्स कहीं ना कहीं उसकी आहुति दे दी, उसको स्वाहा कर दिया। अब आपको उसका जीना नहीं पड़ेगा कर्म फल, जो कहते हैं ना आपको अपने कर्मों का फल मिलता है। गुरु का हाथ थाम लेने से आपके कितने कर्म कष्ट दायी जो हो सकते हैं, वो यहाँ पे दिख रहा है कि कम हो सकते हैं। एक गुप्त योग पद्धति द्वारा संत अपने मन और सूक्ष्म देह को पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह के साथ जोड़ लेता है। गुप्त योग पद्धति मीन्स ये एक सीक्रेट मेथड है। योगी जिसमें ऐसे ही आपके साथ उस बंदे के मन के साथ, उसकी एस्ट्रल बॉडी के साथ, सूक्ष्म देह और मन के देह के बात हो रही है, एस्ट्रल बॉडी के साथ और माइंड जो है उसके साथ वो अटैच करते हैं खुद को। और इस प्रक्रिया में रोग पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से योगी के शरीर में संक्रमित हो जाता है। सो मैं इसको पढ़ रही हूं कि बाय द सीक्रेट मेथड द योगी यूनाइट्स हिज माइंड एंड एस्ट्रल व्हीकल विद दोज ऑफ अ सफरिंग इंडिविजुअल। जो सफर कर रहा है उसके माइंड और एस्ट्रल बॉडी के साथ वो जुड़ते हैं, टेलीपैथिकली कह लो, एनर्जी लेवल पे कह लो, एस्ट्रल बॉडी के साथ कह लो, वो कनेक्ट करते हैं। एंड द डिजीज इज कन्वेड होली और इन पार्ट टू द सेम्स बॉडी। इस तरह से वो ट्रांसफर ले लेते हैं, चाहे वो पार्शली ले चाहे वो फुल्ली ले, लेकिन वो कनेक्ट करते हैं और उसका रोग भी ले लेते हैं। आंशिक रूप मीन्स पार्शली भी ले सकते हैं। देह भूमि पर ईश्वर साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। Having harvested God on the physical level or physical field, a master no longer cares what happens to the material form. उन्होंने तो साक्षात्कार फिजिकल फॉर्म में ही समझ लो भगवान के साथ कर लिया है। अब उनके इस मटेरियल देह को क्या हो क्या ना हो उनको परवाह ही नहीं है। इतनी उनकी एक यूनियन है ना गॉड के साथ, फिजिकल फॉर्म पे ही यूनियन है, मतलब उन्होंने इस देह में रहकर गॉड को पा लिया है, इसलिए अब उनको अपने देह की चिंता नहीं है। अपने देह को वो इस सैक्रिफाइस के लिए भी सज्ज मानते हैं, रेडी मानते हैं। तो देह भूमि पर देह भूमि मीन्स फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में, थ्री डायमेंशन में गॉड के साथ साक्षात्कार की फसल काट लेने के बाद सिद्ध पुरुष अपने शरीर की चिंता नहीं करता। फिर वह दूसरों के कष्ट कम करने के लिए अपने शरीर को रोगग्रस्त होने भी देता है। सो ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी इन डिजीज। तो भी उसके कभी दूषित न हो सकने वाले मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। ही फील्स ब्लेस्ड कि मैं ये कर पा रहा हूँ। वो सिद्ध पुरुष है, उनको इसमें भी कोई ईगो नहीं है, उसमें इनमें कोई प्राइड नहीं है, ब्लेसिंग है। वो ये नहीं कह रहे हाँ मैं कर सकता हूँ, अब तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, अब तो मेरा टेंट हाउसफुल जाएगा, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे खड़े होंगे, बाद में पता चलेगा स्टैम्पेड ही हो रहा है। नहीं, उनका वो भाव नहीं है। ईगो नहीं है उनमें, प्राइड नहीं है उनमें, इस चीज का एक गर्व भी नहीं है उनमें, सिर्फ ब्लेसिंग का भाव है, that I'm so blessed I'm able to do this। और ये ही उनके सिद्ध पुरुष होने की निशानी भी है। तो ऐसी सहायता कर पाने के लिए वह अपने आप को भाग्यवान मानता है। ईश्वर में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। यह हो जाने के बाद सिद्ध पुरुष उसकी जैसी इच्छा हो वैसा अपना देह का उपयोग करता है। वो इस he allows to register a certain disease in order to relieve others, ये हमने पढ़ लिया। And the devotee who has achieved final salvation, मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझना चाह रही हूँ। Sometimes he chooses the body pain by putting on the ailments of other, a yogi can satisfy for them the karmic law of cause and effect. This law is mechanically, अच्छा ये शायद आगे आएगा, तो वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर में सायुज्य मोक्ष प्राप्त करने में ही मानव देह का उद्देश्य संपूर्ण रूप से पूरा होना अंतर्निहित है। उसका अंत ये निरहित एक निश्चित अंत है कि आपका मानव देह, आप, हाँ तुषार आप कहना This चाह is रहे हो? the paragraph that says, by a secret yogic method, the saint unites his mind and astral vehicle. If you want to, connect in English. हाँ, दिस वाज द लाइन आई डिड रीड, और इसी में आगे आ रहा है कि Same part. दो ही मे नॉट अलाउड टू रजिस्टर अ सर्टेन डिजीज, वो खुद में अगर वो चाहे तो देखो वो नहीं अपने अंदर बीमारी लाए, पर वो ला पा रहे हैं, उस चीज के लिए भी वो ब्लेस्ड हैं। वो कह रहे हैं कि he considers himself fortunate in being able to render such aid, and the devotee who has achieved final salvation in the Lord finds that his body has completely fulfilled his purpose। ये है वो बात कि जब वो ये चीज कर पा रहे हैं और फाइनल सैल्वेशन चाह रहे हैं, यानी कि मुझे मोक्ष मिल जाए, तो वो ये मोक्ष पाने की कला को भी ये कह रहे हैं कि मेरा ये पर्पस था करना, ये जो पर्पस था, इस पर्पस को फुलफिल करने में ही मेरे लिए मोक्ष है। मुझे मोक्ष का कोई और रास्ता नहीं ढूंढना, यही मेरे लिए मोक्ष है कि मैं इस पर्पस को फुलफिल कर पा रहा हूँ। एंड देन ही कैन यूज इट इन एनी वे ही डीम्स फिट। अब मैं इस बॉडी का जैसा मर्जी इस्तेमाल करूं, मेरे लिए यही पर्पस है। अगर मेरे को ये बॉडी माइंड सोल मिला है और लोगों के हेल्प के लिए मिला है, तो चाहे मैं बॉडी को सैक्रिफाइस करके करूं, चाहे मैं मेंटली, टेलीपैथिकली, एस्ट्रली कैसे भी करूं, दैट इज माई प्रेरोगेटिव, ये मेरी चॉइस है। एंड हिज वर्क इन द वर्ल्ड इज टू एलिवेट द सॉरोज ऑफ मैनकाइंड, वेदर थ्रू स्पिरिचुअल मीन्स, इंटेलेक्चुअल वगैरह वगैरह। सो एक गुरु का संसार में ये कार्य है मानव जाति के दुख कम करना, चाहे वह आध्यात्मिक उपायों से हो या बौद्धिक उपदेशों से या इच्छा शक्ति के द्वारा हो या उनके रोगों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हो, वो हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। वो स्पिरिचुअली भी लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअली भी अपने उपदेश देके, प्रीचिंग्स देके करना चाह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं हम लोग बॉडी के सैक्रिफाइस के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं, रेडी होते हैं। इच्छा मात्र से अति चेतन अवस्था में प्रविष्ट होकर सदगुरु अपने शारीरिक कष्ट से अलिप्त हो सकता है, परंतु कभी कभी शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने हेतु वह शारीरिक पीड़ा का उदासीन भाव से स्वेच्छा से सहन करता है। मीन्स अगर वो चाहे तो ही कैन एक्चुअली एस्केप इट, वो चाहे तो वो ओमिट कर सकते हैं ये ऑप्शन, वो चाहे तो इस ऑप्शन को ना ग्रहण करें कि मैं सैक्रिफाइस शरीर का क्यों करूं, मेरे पास तो और पावर्स है, मैं किसी और ढंग से इनको क्योर कर दूं। लेकिन ये वो बाय चॉइस करते हैं, स्वेच्छा से सहन करते हैं, ताकि वो लोगों को एक एग्जाम्पल सेट कर सके। पीपल माइट वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, कि ये वाली चीज वो सीखना भी चाह सकते हैं। सो वो उस चीज को स्वेच्छा से करते हैं, वो चाहते हैं कि वो करें, and he wants to set an example in front of people so that people learn about spiritual healings। वो लोगों को स्पिरिचुअल हीलिंग का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं।
दूसरों के रोग अपने ऊपर लेकर योगी उनके लिए कर्म सिद्धांत के कार्य कारण नियम की पूर्ति कर सकता है. On rare occasions, a master who wishes to greatly quicken his disciples may then voluntarily work out on his own body a large measure of their undesirable karma. वो उनके अनडिजायरेबल कर्मा को इस तरह से कम करते हैं, अपने ऊपर लेकर, कष्ट लेकर कह लो, उस चीज को स्पिरिचुअली हील करने से कह लो. बट वो ये वेरियस मेथड्स यहाँ पे दिखाए ना, कि वो अलग अलग मेथड्स दिखा रहे हैं ताकि पीपल इन द फिजिकल रेल्म आर अवेयर ऑफ इट. उनको इन सारे मेथड्स का पता हो कि एक सेंट की जो नॉलेज है वो अलग अलग फॉर्म में लोगों की हेल्प करती है और डिसाइपल्स के एवोल्यूशन का काम करती है. एंड ही चूजेस टू डू दैट. ही चूजेस वॉलंटरली, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कि ही चूजेस कि उनका अनडिजायरेबल कर्मा लार्ज मेजर में, क्योंकि अगर वो आधे हो गए हैं तो उन्होंने इक्का दुक्का का नहीं किया. उनका शरीर आधा हो गया मीन्स उन्होंने लार्ज लेवल पे, एक मास लेवल पे बहुत सारे डिसाइपल्स के कर्मा को क्लोज किया है कह सकते हैं, या स्वाहा किया है उसके दुष्परिणाम को. We can just finish this paragraph. That's it. That ends with 2 lines. उनकी सी अनिवार्यता से अपने आप कार्य करता है. इसी की कार्यविधि में ब्रह्म ज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेरबदल कर सकते हैं. सो फेरबदल इस आधार पे कर सकते हैं कि मुझे कौन सा पाथ लेना है. जो धर्म ज्ञानी है वो वैज्ञानिक आधार पर भी फेरबदल कर सकते हैं. वॉलंटरली ही कैन, या आई थिंक यही वो लाइन है कि he can use his knowledge of various methods in which no hurt to the spiritual healer is involved. वो चूज कर सकते हैं कि मुझे बिना कष्ट के भी मैं इनका निवारण करूं, पर वो इस कार्यविधि में ब्रह्म ज्ञानी वैज्ञानिक आधार पर फेरबदल कर सकते हैं. he can use his spiritual knowledge and healing knowledge to cure people. तो मुझे while concluding ये बात समझ में आ रही है कि इस चैप्टर का नाम था वी विजिट कश्मीर. हम कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं. और इस कहानी ने क्या मोड़ लिया कि अचानक से गुरु कह रहे हैं कि शायद मैं दुनिया ही छोड़ दूं. और ऐसी बातें सुनने के बाद जब वो न चाहते हुए भी कॉलेज वापस आ रहे हैं और फिर गुरु से मिलते हैं, देखते हैं वो आधे हो गए, तो यहाँ पे उनकी हीलिंग पावर्स का वर्णन आ जाता है. कहीं ना कहीं मैं इसे कनेक्ट करती हूँ कि नेचर को उन्होंने हीलिंग से कनेक्ट किया है. इन दो चीजों का जो तार मिल रहा है, उन्होंने नेचर को कनेक्ट किया है कि जितना नेचर अभी डिस्क्राइब हो रहा था ना, why do we people learn about healings ki go out in nature, go out this and that, because nature also heals. क्यों हीलिंग का चैप्टर जो है यहाँ पे कश्मीर के साथ रिलेट हो रहा है, जस्ट बिकॉज कहीं ना कहीं ये कनेक्शन शायद बैठेगा. तो we'll take a pause here. Over to you, Tushar. Thank you so much, Sheetal, for reading and explaining it so well. I think अभी हमारे पास 7:47 है. We can have a 2 minutes of silence time and then we can share our reflections. बहुत beautiful learning थी आज के chapter में भी. In terms of how saintly figure can take up your disease, either mentally, spiritually, physically, in any form, लेकिन वो take up कर सकते हैं. और ये बड़ी clear story, I would be sharing it later. मेरे को किसी ने सुनाई थी, उनके सामने सामने जब हुई थी ये बात, वो भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, शेयर करूंगी आफ्टर दिस 2 minutes of silent time. Yeah.
Yes, welcome back, everyone. Let's just have this beautiful time to be utilized for sharing the reflections. Guys, please come on screen, those who can come. No stress, but those who can come on screen, I would love to have you on screen. Yeah. I have a beautiful chair. Yeah, please go ahead. थैंक यू तुषार जी। पहले थैंक यू शीतल जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन हाँ, करा। भूमिका पहले जी एक मिनट, आसनिया कुछ शेयर करने वाली है. शी जस्ट asked that she would like to share something. But I had a session with someone today, Hmm. and she was sharing about her loneliness and lack of father's love. And I was thinking, I observed it with myself that I had also gone through so much for that, husband ka jo bhi ex-husband ka trauma. And I felt I was so blessed that I was so much taken care by father figure. It's not just my biological father. Yes, I do respect him. He was all there. But at the same time, I was blessed to be a master as a father. I was blessed to have, you know, जैसे आपको हाथों में उठा के रखते हैं, जैसे साईं बाबा थे, श्री श्री जी also, though we were not in talking, but there was a connection. वही आज बुक में आया. It is so beautiful. We are so blessed that somebody was taking away all our hard times. And that master is actually a father figure for us. So, how beautifully, by not even telling us, the Guru just take away all your karma which you had to go through. And I could feel that. And when I heard about this, I felt exactly the same I was feeling gratitude for. And here he himself is saying, no, what's you thinking? I know it. And look, I'm sharing it with you here. I'm so blessed to be here and explaining it how I felt for it. Beautiful. Beautiful. So good that every time you come up and whenever you are here in the session, you connect so well with the pages and the story that's being shared on that particular day. Every story in every page, every word has a lot to share. I feel in this book. और आज के भी बहुत इंटरेस्टिंग था. So I'll share it later in the end, but I would love to have others' opinion, other reflections also. भूमिका जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं थैंक यू कह रही थी। आपने बोला, मैं तो वो थैंक यू कह रही थी, आसनिया ना लेकिन कुछ मैं कह बाद में रहे, बोलती हूँ। आसनिया कुछ हाँ, कह नहीं रहे थे. मैं बाद में कह रही थी। मैं उस समय तो थैंक यू कह रही थी। अच्छा, ओके. अब मैं यही बस कहना चाहूंगी कि हमेशा से कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काय के लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जाके क्या जिन क्या क्या गोविंद बलिहारी। दिए जिन गोविंद दियो मिलाए. हाँ, गोविंद दियो मिलाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। आज की कहानी में एक तरह से यही था कि आप गुरु पे त्याग दो अपने को, तो गुरु आपके भी कष्ट हर लेता है, वो गोविंद तक से मिला देता है आपको। तो आप यही है कि कबीरा हरि के रूप से गुरु की शरण में, जी जी. हाँ, मेरी मम्मी बोले कबीरा हरि के रूप में क्या, कबीरा हरि के रूप से गुरु के शरण जाए, यह कबीर गुरु से हरि नहीं हो सहाय। देखा, सुना आप लोगों ने? ब्यूटीफुल. जी, लवली. आपकी तरह आपकी मदर भी बहुत अच्छा बोलती है. हाँ हाँ, वो बहुत, वो देखिए, वो यहाँ अभी दिखाती हूँ मैं आपको। जी. वो आराम से बैठी हुई है अरे, और वेरी वो नाइस. बहुत, उनको जितना आता है उतना तो हमको आता भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। Very nice. Good to see and good to हाँ meet your mother, Bhumika ji. हाँ Blessed that you have your mother who is there हाँ next, sitting next. हाँ हाँ, वो It's a blessing. बहुत समय की बहुत इंटेलिजेंट जी महिला रही है, पर यही है कि समय तो सबको थोड़ा वो कर देता है। जी. Beautiful, beautiful, Bhumika ji. And thank you so much for sharing. थैंक यू। जी जी. Anyone else who would want to share? Billionaire मंजिल. मंजिल, आज तो मैं तुम्हारा नाम ही लूंगी.
I would like everyone to know since this is थैंक भाई यू। मैं ज्यादा तुषार, आपके आपके मुंह से कुछ कमी सी रह जाती थोड़ी सी। जी आपने डॉक्टर शीतल कहना छोड़ दिया। वो जब नहीं 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 जब मैं शीतल को कॉल करूंगी तब मैं डॉक्टर शीतल बोलती हूँ, अभी शीतल का नाम नहीं लिया मैंने। जब मैं शीतल को बुलाऊंगी तब मैं डॉक्टर शीतल ही बोलूंगी। या थैंक यू। जी मंजिल। I think just it was a very heavy and a very beautiful reading today. But I feel that that one thing that really stayed with me is when telepathically he said कि आप मत जाना. So it it pinched and it hurt a lot, because हम इतने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना, और स्पेशली गुरुज से. और अभी तो एज आई हैव ऑलवेज सेड दैट इन माय लाइफ gurus have been in the form of people that I love and have been friends throughout. They have supported me and loved me, and that's why I have sailed through my life. So वो इतना टची टॉपिक है when people just थोड़ा सा भी when they are like busy in their life. I could really connect to the modern day life also. अभी ऐसा भी होता है कई बार हम इतने पोजेसिव हो जाते हैं कि जो गुरुज होते हैं या जो जिन टीचर से हमने लर्न किया होता है, हमें बस लगता है कि हम ना उनके टच में ही रहें, और ना वो थोड़े से भी दूर होते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे किसी का ना सर से हाथ मतलब इधर उधर हो गया है. सो ये कह लो इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, या ये कह लो ये पार्ट ऑफ माय नेचर एज वेल. बट आई फील कि ये लोग आसपास रहने चाहिए, और उनका सपोर्ट सिस्टम या उनकी टीचिंग्स एंड गाइडेंस. एंड आई इनफैक्ट आई एम तो काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है, एक छोटी से छोटी, फिर चाहे सब्जी ना बन रही हो या लाइफ में कोई धक्के आ रहे हो, आई तो जस्ट पिक अप द फोन एंड जस्ट कॉल देम कि भैया करना क्या है, हाउ टू डू इट एग्जैक्टली, टेल मी प्लीज. So I could really feel कि how he must have felt at that time कि, और उन्होंने इतना ब्यूटीफुली टेलीपैथी में आई रियली बिलीव इवन टिल नाउ. जब अपनी सिस्टर्स को कॉल करते हैं या फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, इट इज सो ब्यूटीफुल व्हेन दे से कि यार तेरे बारे में ही सोच रही थी यार, अभी तुमने कॉल ही कर दिया, कमाल ही हो गया. इट फील्स सो नाइस, ये एनसीआरस में रहते रहते इतना टच छूट जाता है ना लोगों से कि सब इतने बिजी हो जाते हैं. बट it is so beautiful. So yes, I could feel that particular excerpt from today's reading. Thank you so much, Sheetaldi. You two are always awesome. Thank you so much. थैंक यू मंजिल फॉर शेयरिंग इट। यस हाँ, इट्स ये बहुत बार ही होता है, मतलब सो ट्रू कि हम ऐसे फोन करते हैं या फोन या हम करें या हमें किसी का आता है, तो हम ये सुनने को जब मिलता है कि यार अभी सोच ही रही थी। और कई बार तो ऐसे होता है उस इंसान से कितना टाइम से टच नहीं है, लेकिन देन यू गेट टू गेट हिज और हर कॉल, तो लगता है कैसे, मैं तो अब भी सोच रही थी इसके बारे में। और ये बहुत बार ही होता है। दैट्स सो ट्रू। Thank you, Manzil, for sharing that. Yes, Dr. Sheetal, the stage is yours. We have so many other people. Why aren't they contributing? सब अपना अपना थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन या शेयरिंग्स तो बताइए. सपना जी, अलका जी, सोनल जी नहीं बोली. आज पीयूष जी आए हैं, वो कैसे चुप है? Anyone? Sapna ji is on screen now. Ji, Sapna ji, please unmute and share. यस, यही समझ में आया नेचर से जो बात हो रही थी, अमेजिंग. निगरा फॉल्स की, कुल्लू मनाली की. तो मेरा तो यही है कि वाकई में नेचर से ज्यादा मैं सुन नहीं पाई क्योंकि मैं किसी और उसमें थी, लेकिन नेचर के बारे में ही बात हो रही थी. तो नेचर तो हमें बहुत कुछ सिखाता है. और जो मैं सच बोलूं तो आज मेरा कहीं और फोकस था, दूसरा काम चल रहा था. तो जितना सुना बस मुझे नेचर के बारे में ही मालूम पड़ा कि ब्यूटीफुल नेचर के बारे में ही बात हो रही थी. That's No right. problem, no problem. Tushar, your reflections, where are they? Yeah, I would. There are two stories. I think एक तो बड़ी important ये जो अभी थी ना, बहुत सारे थॉट आ रहे थे, अलग अलग टिप्स एंड बिट्स पीसेस में है एक्चुअली में, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी जरूर।
या पीयूष, दैट्स ओके, पीयूष इज ड्राइविंग एट द मोमेंट। एक तो बड़ी इंटेंस स्टोरी जब उन्होंने कहा ना कि गुरु ले लेते हैं, और सच बात है, गुरु शरीर में कष्ट ले लेते हैं, लेकिन इससे थोड़ी सी मिलती जुलती एक स्टोरी थी जो भी इससे भी कहीं स्टेप आगे है। और ये शेयरिंग मेरे वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड की है, हु वाज ऑन अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट। और ये उन्होंने विटनेस किया कि ही वेंट टू वाराणसी। वाराणसी में ही वाराणसी में कोई जगह है, पता नहीं कहाँ पे, जहाँ पे मतलब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग तो चलो देह संस्कार करते हैं, कई लोग यंग कुछ किसी की डेथ होती है तो शायद वो बहा देते हैं सीधा, ऐसे बॉडी भी बहा देते हैं। तो ही वॉज सिटिंग देयर एंड देयर वॉज अ साधु हु वाज सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी एज्ड, बहुत बूढ़ा साधु बैठे थे वहां पे काफी देर से। और उसने देख, मतलब वो एक आइसोलेटेड कुछ जगह ऐसी थी। तो वो साधु को बहुत शरीर मतलब 100 से ऊपर की उम्र के रहे होंगे। तो वो अपनी साधना में बैठे हुए थे, साधना से उठे, और सामने जो नदी थी, कौन सी मुझे ऐसे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, तो वहां से वो बॉडी जा रही थी, लकड़ी से बंधी हुई यंग बॉडी। साधु ने वो वहां जाके वो बॉडी पकड़ी, बॉडी बाहर निकाली, वापस साधना में बैठे। बॉडी गली हुई थी थोड़ी, क्योंकि वो काफी देर से किसी ने बहा दी होगी या कुछ भी, और गली हुई थी बहुत, जैसे फिशेस ने काट वाट के वूंड किए हुए थे बहुत सारे। और वो साधु ने वहां वहां हाथ टच लगाया उसके बॉडी को, वो सारा हील हो गया ऑन द स्पॉट, सारा हील, बॉडी रिकवर कंप्लीटली। ही सैट इनटू मेडिटेशन फॉर सम टाइम, द साधु's body collapsed, the young boy got up। ये सामने सामने की बात है। यंग बॉय गॉट अप एंड ही टुक द सेम झोला, थैला वहां से उठाया, वो जो साधु का झोला था उसका अपना ही, उस यंग बॉडी ने झोला उठाया और वहां से चला गया। बॉडी चेंज कर ली उसने अपनी, यंग। दिस कैन बी डन। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतनी हाई लेवल पे किसी का, भूमिका जी क्या है, तो ये इतनी हाई लेवल पे मतलब साधु संत जो है, प्रैक्टिस होती है उनकी, वो अपना चोला शरीर चेंज कर लेते हैं। और ये मेरे मतलब मेरा जो फ्रेंड था उसके रोंगटे खड़े हो गए, ही विटनेस दैट एंड ही, वो नम हो गया कितनी देर। और मतलब वहां बैठा रहा, जब वो चले उसकी हिम्मत ना पड़े कि मैं हिलू कि ये मुझे ही ना देख ले, मतलब वो इतना डर गया कि ये मुझे देख ही ना ले कि मैं हो गई, मेरे में घुस जाए या कुछ भी। बैठा शांति पीछे चुपके से बैठा, उसने सारा विटनेस किया। He didn't me move for a second, and when that young boy मतलब बिल्कुल आंखों से ओझल हो गया, तब वो वहां से जैसे तैसे करके भाग गया, मतलब डर के मारे भाग गया उसको इतना। लेकिन ये स्टोरी इतनी रियल थी और इतनी प्रैक्टिसेस से ये सब होता है। ये हो गया एक पार्ट। नाउ जो हमारे गुरु या हमारे ऑफ कोर्स जिनको हम मानते हैं, वो हम बहुत जगह जाते हैं ना, टीवी पे भी देखते हैं कि हाँ बाबा जी ये कर दो ये कर दो, और वो कर भी देते हैं। और ये है क्योंकि दे हैव बीन ब्लेस्ड विद सच स्पिरिचुअल हीलिंग पावर्स कि आपके टच से भी, अभी भी आज मैंने एक रील एक वीडियो देखा, जैन साधु या जैन महाराज थे, वो किसी का लात में कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने ऐसे टच किया एंड दैट मैन वाज हील्ड। तो वो ये होता है, ये है। लेकिन उसके लिए आपको अपना ऑरा और अपने को बहुत आइसोलेट करके रखना पड़ता है बाकी फिजिकल वर्ल्डली एनर्जीज से, जो कि हमारी जो है वो पॉल्यूटेड होती रहती हैं, यदा कदा होती रहती है ना, बीइंग अ पर्सन इन दिस वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम क्योंकि हमारे थॉट्स भी बड़े इम्प्योर से हो जाते हैं, चीजें एनर्जी सब कुछ, तो हम में वो नहीं कैपेसिटी। लेकिन तभी कहते हैं कि साधु संत जल्दी से पैर नहीं छूने देते, टच नहीं करवाने देते, और माथा कवर रखते हैं, कोई पढ़े ना उनका, है ये चीजें, दिस थिंग्स वर्क। एंड सेकंड थॉट दैट वाज कमिंग टू मी, हाँ, हालांकि थोड़ा सा अलग है, इससे हटके है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि अम, बात कर रहे थे कि साधु संत आपको ठीक कर सकते हैं या आपकी एनर्जीज ले लेते हैं, आपका वो ले लेते हैं, तो मेरे दिमाग में ये चीज ऐसे आ रही थी कि हाँ ये ठीक है, ये हम भी रोज कर रहे होते हैं, कैसे पता नहीं, मैं गलत हूँ, किसी पर एक थॉट आ रहा था, मुझे ऐसे लगा कि हम भी ये कर रहे होते हैं कैसे, कि जब हम किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो उस पर्सन, और ये मैंने अभी फेसबुक पे भी सेम चीज शेयर भी की, उस जब हम कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं तो उस पर्सन ने कोई बात अगर कही होती है तो हम उसको, एक बारी उसने कही और उसने बात कह के खत्म हो गई, हम उसको रिक्रिएट करते रहते हैं अपने माइंड में। आई वॉज कनेक्टिंग, पता नहीं थॉट,
मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि वो जो डिस्टॉर्शन उसके माइंड में होना था वो हम टेकअप कर लेते हैं, वो एनर्जी वहां से टेकअप कर लेते हैं, और वो जो डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस उसकी एनर्जीज में हो रही थी वो हम अपने में क्यों ले लेते हैं। वो भी एनर्जी एक्सचेंज हम लोग ही कर रहे होते हैं। इवन वी डू दैट, हालांकि हम डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं हो रहा होता हमारा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एनर्जी एक्सचेंज या ये इसको हम एलिवेटेड लेवल पे भी तो कर सकते हैं ना। हम डिस्टॉर्टेड लेवल पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि किसी ने कुछ कहा, वो चीजें हम रिक्रिएट की, थिंक किया, विजुलाइज किया उस चीजों को, अपनी क्रिएशन को रिक्रिएट मल्टीपल टाइम्स फिर करते हैं और फिर खुद अपसेट होने लग जाते हैं। बट दैट पर्सन डिड द एपिसोड जस्ट वंस ओनली, तो जो उसने एनर्जी थोपी वो हमने ले ली, वी टेक दैट। ऐसे हीलिंग एनर्जीज में क्यों नहीं भाई हम करते। तो मैं एक थॉट कनेक्ट कर रही थी कि यार हम ये कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा एलिवेटेड होके सोचना चाहिए कि व्हाट शुड वी डू, कि हम हीलिंग लेवल पे काम करें इन चीजों को, ना कि किसी डिस्टॉर्टेड लेवल पे। सो दीज वर टू थिंग्स दैट वर कमिंग अप इन माय माइंड व्हेन आई वाज रीडिंग इट, और दिस आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू। हाँ, जैसे आपने बताया ना, वैसे हमें एक बार इलाहाबाद का कोई आदमी मिला था, तो हीलिंग पे बता रही हूँ आपको। मुझे बोल रहा था मेरे 40 ईयर्स से वाइट स्पॉट थे मेरे शरीर पे, और एक साधु मिला, उसने बस मुझे हील, मैं बोला मैं इलाज करा करा के उसने मुझे बबूत दी, बोला बस खा लो, और मैंने खा ली, और फिर मैं आज तक उसे ढूंढ रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए, क्योंकि वो दाग मेरे अब नहीं है। तो यही है कि हाँ, हमारे लाइफ में होता है। और एक एक इस पे एक कहानी, जैसे आप बता रहे हो ना, मुझे एक कहानी भी याद आ गई कि जी आपको याद है कि 4 ब्राह्मण थे, वो पढ़कर आ रहे थे, तो एक शेर मिला। तो वो शेर तो उन्होंने कहा कि शेर को, एक ने कहा जिंदा मत करना, तो दूसरे ने नहीं, जिंदा हो जाता है। तो शेर जिंदा हो गया, फिर उनको खा लिया शेर ने। ये मतलब कहानी कुछ अलग तरीके से है, पर ये हीलिंग, एक तरह से मुझे याद है कि हीलिंग के ऊपर है ये, कि कितनी पावर हीलिंग होती है लोगों की, कि लोग मरे को भी जिंदा कर देते हैं। ओ यस, ओ यस। हाँ, ये वाली स्टोरी आप लोगों को याद है? ये वाली 4 ब्राह्मण थे, वो विद्या पढ़कर आ रहे थे रास्ते में, और फिर उन्हें एक शेर मिला, और शेर मिला तो शेर मरा हुआ था वो। तो एक ब्राह्मण बोला मेरी विद्या में देखता हूँ कितनी तेज है। तो दूसरे ने कहा ऐसा मत करना, ये शेर अगर जिंदा हो गया तो भूखा है, खा जाएगा। तो हाँ, ये थी कहानी। जी तो पर एक ने उसे जिंदा कर दिया फिर, पर एक ब्राह्मण जो समझदार था, जो पेड़ पे चढ़ गया था, वो ऊपर चढ़ गया, बाकी 3 को वो खा गया था फिर। तो राइट। यही है कि हीलिंग पावर के ऊपर है। जी जी, ये इसमें थैंक यू। हीलिंग पावर का ही दिखाया था एक तरह से। दैट्स राइट जी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच भूमिका जी फॉर शेयरिंग। भूमिका जी ने एक थैंक यू। और चीज बताई कि भाई हीलिंग आप करते हो, पर ध्यान से करो कि उसकी तो हीलिंग हो गई, अपने ऊपर ना आ जाए। दैट्स राइट। हाँ, ये बात सही है, ये इसमें ये कहानी भी थी, हाँ, इसका ये भी अर्थ था। ये ये वही तो भाई, बात है ये कि अर्थ मैंने स्पिरिचुअल निकला। हाँ। सेंटली फिगर में ये ताकत होती है कि वो अपने ऊपर अगर टेकअप भी करते हैं, दे हैव दोज एनर्जीज कि वो अफेक्ट ना हो। लेकिन फिजिकल लेवल पे बहुत बारी होता है कि जब वो कष्ट किसी का लेते हैं तो उनके शरीर को कष्ट बियर करना पड़ता है, पर दे हैव दैट कैपेसिटी कि बियर करना है, लेकिन मैं उसको धीरे धीरे अपने आप को हील भी कर लूंगा। आम इंसान नहीं कर सकता है फिर, एंड वन शुड नॉट प्रैक्टिस इट। या Dr. Sheetal, please go ahead because we're already running late to wind up या the session. मैंने But तो I, खैर पढ़ते पढ़ते ही आज काफी अपने ओपिनियंस शेयर किए, और डिस्क्राइब करते हुए थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी हिंदी में, तो इंग्लिश में स्विच करना भी पड़ रहा था। सो आई डोंट नो हाउ फ्लुएंट इट वाज, बट जो मुझे ग्रास्प हुआ 2-3 जगह, एक आध चीज तो ये भी बड़ी ध्यान देने वाली थी कि वो कश्मीरियों को अमेरिकन के साथ जब कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं एक जैसे ही तो दिखते हैं अगर वैसे कपड़े पहन ले, तो कितनी एक्चुअली बात ऐसी है ना कि हंसी में टाल देने वाली बात नहीं है, बहुत गहरी बात है कि रंग रूप सबका अगर एक जैसा, भगवान अगर आप नॉर्थ के लोगों को एक तरह से देखने लगो, तो कोई भेदभाव सिर्फ ये हम लोगों ने बनाया है, प्रभु ने नहीं बनाया। उन्होंने प्रकृति के हिसाब से हमारे सबका कलर वलर सब ठीक है बना दिया। टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स अगर हम डार्क होते जा रहे हैं तो आप अफ्रीका के साथ मैच करोगे, अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो तो आप यूरोपियंस के साथ मैच करोगे, बट बाकी सारे लेबल्स जो है फिजिकल रेल में इंसान ने खुद को दिए हैं। पहली चीज तो यही बहुत अच्छी लगी मुझे कि कैसे वो बड़ी क्यूटली उस चीज को ना सिमिलर बता गए। और दूसरी चीज, जब मैं बात कर रही थी और रीड कर रही थी, लिटरली मेरा गला भर आया था जब ये बात मुझे बोलनी पड़ी
कि वो कहते हैं कि आई माइट लीव दिस अर्थ, मतलब वो बोलते हैं ना कि शायद मैं चला जाऊं धरती छोड़कर। वो पढ़ना भी मेरे लिए बड़ा हैवी लग रहा था, बट वहीं पे एक लर्निंग छुपी थी कि ये दिन तो आता है, और ये दिन सिर्फ गुरु के लिए नहीं आता, ये परिजनों के लिए भी आता है। तो गुरु की कृपा का यही तो फल है कि आप इस दिन को झेल सको, आप इस दिन के लिए तैयार हो सको, आप गुरु के भी जाने का गम ना करो, क्योंकि आपको पता है कि जो इंसान मेरे को अभी फिजिकल रेल में टेलीपैथिकली जुड़ पा रहा है, वो स्पिरिचुअल रेलम से जब मुझसे कनेक्ट होंगे तो मैं तो स्पिरिचुअली, लॉ ऑफ वननेस क्या कहता है, हम सब एक है। तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा का अगर एक ही अंश है, वो उस अंश में अगर विलीन भी हो गए तो भी मुझसे कनेक्टेड है। वो जिस तार से आज कनेक्टेड है ना, वो तब भी है। तो मुझे उस चीज ने हौसला दिया आगे पढ़ने का कि नहीं, अगर वो चीज बोलने में मेरे गले में एक भारीपन सा आया, मुझे दुख हुआ कि यार वो ऐसा बोल रहे हैं कि शायद मैं दुनिया ही त्याग दूं, और वो कह रहे हैं मत जाओ मत जाओ। भारीपन सा था, मुझे लग रहा था कि यार ये बड़ा सेंसिटिव और इमोशनल होता जा रहा है। और मुझे उस चीज ने सीख दी कि नहीं, ये दिन तो कहीं ना कहीं हम भी फेस करेंगे, हम भी फेस करेंगे। और दूसरी बात जो ये बात आ रही है कि वो अपने ऊपर, इंग्लिश बुक में मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे इजीली समझ में भी आ रहा है कि वो चूज कर सकते हैं कि भले ही वो दूसरे का कष्ट उठा ले, उनका बॉडी फिर भी कष्ट फ्री रहे, ये चॉइस उनके पास है, जो अभी इस कहानी से भी निकल रही थी। लेकिन वो चूज करते हैं उस सफरिंग को दिखाने के लिए कि कॉज एंड इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट होता है, तुम नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूं, पर कोई तो ले रहा है। तो तुम अपने कर्मा से बच नहीं सकते, कोई तो झेलेगा। अगर गलती बेटे ने की है तो बाप को भले ही भुगतना पड़ा, अपनी संपत्ति को इस्तेमाल करना पड़ा, शायद एक बड़ा पोर्शन देना पड़ा, वो भी कहानी आई बीच में कि बच्चा गलती कर रहा है और एक अमीर बाप को उसके पैसे से उसका भुगतान करना पड़ रहा है। यानी कि वो कहानी में ये बता रहे हैं कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट एंड लॉ ऑफ कर्मा हैज हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका उसकी अहमियत है। उससे बचना पॉसिबल नहीं है, उसका असर कम किया जा सकता है या उसे कोई और आपके बिहाफ पे जी सकता है, जो कि एक गुरु से अच्छा तो कोई हो नहीं सकता। वरना माँ बाप कष्ट लेते हैं बच्चों के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ये दो तीन चीजें बहुत अच्छी थी। और तीसरी बात, रेकी इज वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस, जो यहाँ पे अगर रेकी हीलर्स हैं, रेकी इज वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस जहाँ आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से एक्चुअली हीलिंग करते हैं। तो प्राण डाल देना तो बहुत ही ऊपर सुपर योगिक प्रैक्टिस हो गई, लेकिन हीलिंग कर देना इज divinely possible, and people learn those things. So, lovely chapter so far. Yeah. Thank you. Thank you for थैंक यू, बहुत बढ़िया समझा। yeah. Great. Anyone else who would want to share before we wind up? तुषार, आपने जो बोला ना कि आप जब हीलिंग करते होते हो, तो अभी आपका सेशन चल रहा था तो मुझे बीच में से निकलना पड़ा बिकॉज सडनली माय हस्बैंड सेड दैट ही इज गेटिंग सम स्क्रैचिंग. So I got my sound balls with me and then I did a healing for him. So जो उनकी scratching थी वो एकदम से clear हो गई and I was feeling thank God जल्दी हो गई, मैं अपने session में जाऊं. Oh, nice. How I nice. couldn't share it with him, but I can feel that there must be some grace of Guru as well because वो इतनी जल्दी ठीक हुई so that I had to come back easily. Very nice. Very nice. It was बहुत such a बढ़िया शेयरिंग, बहुत बढ़िया blessing. शेयरिंग। कितने पावरफुल हो गए हम लोग, देखो आपस में अपने फैमिली लाइफ मेंबर को कितना सपोर्ट करते हैं। That's right. Beautiful. Beautiful. थैंक यू। Yeah. Great. Thank you, everyone. मुझे एक बात कहनी है बिफोर वी वाइंड अप, आई नो टाइम इज अप। जी. मैं पावरफुल हो गई हूं तो कभी आना ही नहीं देना मन में, ये सब कृपा से हो रहा है। मुझे सिखाने वाले को थैंक यू कि मैं ये कर हाँ पाई। जी, हाँ जी, हाँ, सॉरी सॉरी। मैं तो पावरफुल हूं ही नहीं। अगर हमने मैं आ गया तो इस कहानी का और इस जर्नी का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो जो हम कर पा रहे हैं ना, मुझे भी कई बार बड़ा खुशी होती है यार, मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ ना, ये तो बिल्कुल फिट बैठी। पर मैं बार बार ये कहती हूँ, टैरो कभी गलत नहीं बोलते। मैं ये नहीं कहती मेरी रीडिंग गलत नहीं होती। मैं अपने आप को क्रेडिट देना बंद कर दिया जब से इस जर्नी में आई हूँ, क्योंकि सब क्रेडिट ऊपर वाले का है। अगर वो एक पत्ता ये हिला बात देना आपकी सही है, तो भाई हम मैंने ढह गलत बोला। जाएंगे। नहीं तो नहीं, सिर्फ मेरे आपके सामने लिए तो नहीं था गॉड बैठे भूमिका हैं, जी, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये हमारे और मेरे खुद के बट लिए भी था। बहुत गहरी बात है ये, क्योंकि जाने जी, अनजाने में हम लोग स्किप कर जाते हैं, बट ये हम लोग बार को बार खुशी अपने आप में को ना याद अहम, दिलाना जरूरी है।
वो इसलिए जरूरी है क्योंकि खुशी में हम अहम आ जाने का, हमें वो लाइन बाउंड्री समझ में नहीं आती कई बार। आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ खुशी हम कहते हैं वाओ मैंने अभी फटाफट किया। फॉर एग्जाम्पल आसनिया, मैंने अभी फटाफट किया एंड आई वॉज एबल टू कम बैक। शी इज इन एक्चुअली an I emotion of said joy that of grace was coming back to there. the class. And Coming because back you because used the the देखिए word मैं God's दिया grace, जला grace के ही was बैठी हूँ और working. yes, आपने गॉड को याद करा दिया। मैंने दिखा वही रही खुश हुई हूँ। मैं सुन के कि आपने बोला कि ग्रेस थी, क्योंकि उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है। और वही करता है गुड, शीतल, हम कभी कुछ आई कर नो। ही नहीं सकते। अगर हम कर रहे होते तो हमारी औकात पता नहीं कहाँ होती। हमें जो अपनी कुछ उसने नहीं है दिया बाबा। है, जहां उसने रखा है, वी आर आई नो। रियली ब्लेस्ड एवरी वही तो कहते हैं, मोमेंट। प्राउड शब्द जो है वो नीचे भी गिरा देता है बहुत जल्दी। प्राउड अरे नहीं वो आना जहां चाहिए। रखे बस रखे, चाहे वो हाथ से गिराए, हम तो हाँ। फिर भी तर जाएंगे। नहीं नहीं, हमारे हमारे अंदर का प्राउड शब्द। चलिए टाइम ज्यादा ले लिया Yeah, मैंने, सॉरी, yeah. बट Very, very थैंक यू beautiful एवरीवन share. फॉर ज्वाइनिंग, Last थैंक यू। lesson that was given by Sheetal is like everything, whatever is happening in our life, even whether good or bad, it happens with God's grace. And never take that कि मैंने किया है. Never say that. Say it happened because of God's grace. And if your knowledge, your skill is working, say this is working. Tarot is working. Sound healing is working. Or maybe pranic healing is working. Reiki is working. Not I am working for you. So don't take that credit. Just say एंड like it's तुषार, happening with ये God's बहुत grace. हेल्पफुल भी है। आई एम सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, No बट problem. ये बहुत हेल्पफुल भी है। बट एटलीस्ट अगर बाई चांस कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम वो भी हमारे सर पे नहीं आएगा कि भाई कुछ हुआ नहीं। सो वी प्ले सेफ, लेट हिम टेक ओवर। Get him. He's the supreme power actually that's working for everyone, everywhere. All right, let's fold our hands together for the concluding ठीक prayer. है। सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। Thank you so much everyone for your time थैंक यू, थैंक sharing, यू, थैंक यू। गुड नाइट सबको। थैंक्स for sharing the एवरीवन, reflections and your time. Good night, Shubhratri everyone. टेक Bye. केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस Thank यू you. ऑल। Bye. Right. शुभ रात्रि।